नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लब हाउस के स्टिंग एरिया में अब तक आपने सुना कि ज्ञान और बाकी के लोग वहां बैठे थे और सबको पता चल गया था अनाया कौन है। उन लोगों ने साफ मन से अनाया को अपना लिया था। तभी अपनी क्यूट हरकतें करते हुए राधिका बोली, ठीक है, तो आज से हम आपको अनाया भाभी बुलाएंगे। ये सुनकर अनाया को थोड़ी शर्म सा महसूस हुआ, क्योंकि उसे भाभी बहुत कम लोग बुलाते थे। वह थोड़ी ना खुश भाव से उसे घूरते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें सच में भाभी नजर आती हूं? तो राधिका अपना पाउट बनाते हुए बच्चों जैसी आवाज में बोली, आप तो मुझे नजर तो नहीं आती, लेकिन आप हर्ष भाई की वाइफ है, तो आप मेरे लिए तो भाभी हुई। अनाया उसे रोकते हुए बोली, ठीक है, ठीक है, भाभी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मुझे दीदी बुला सकती हो, या फिर सिर्फ अनाया भी बुला सकती हो। तभी उन सब में सबसे बड़ी जीविका बोली, ठीक है ना यार, आज से तुम हमारे दोस्त हुई। तो राधिका उसका हाथ हिलाते हुए बोली, ठीक है अनाया दीदी, आज से आपने भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। चलिए, आप मुझे अपना नंबर बताइए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करती हूं। उसकी यह बच्चों जैसी हरकत और एक्साइटमेंट देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके दिल में सुकून आ रहा था। तभी राज जो पास खड़ा था उसके सर पर तपली मारते हुए बोला, चुप, बैठ छिपकली, कब से बड़बड़ किए जा रही है, कुछ उसे भी बोलने दे। उसकी हरकत से राधिका चिढ़ जाती है और वह सबको चुप करते हुए बोली, तुमने फिर मुझे मारा, तुम अभी चलो, मैं खुराना दाद जी से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। यह सुनकर राज उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, करके तो दिखाओ, मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगी। ये सब कुछ देखकर उन सब में सबसे बड़ी जीविका का उन्हें रोकते हुए बोली, बस करो, अब लड़ना बंद करो। तभी ज्ञान अपने सख्त भाव के साथ बोला, ठीक है, आज से आप हमारी दोस्त हुई। इतना बोलकर उसके प्यारे ही चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं उसकी बात सुनकर सभी लोगों उसे घूरने लगे, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा इंसान था जो कभी किसी से बात नहीं करता था और सबसे उखड़ा उखड़ा रहता था। हालांकि वह इस ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन वह तो अपने ग्रुप से भी ज्यादा बात नहीं करता था। सबको अपनी ओर घूरता देखकर ज्ञान गुस्से में बोला, क्या हुआ? तभी जीविका का उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है? हमारा ज्ञान बड़ा हो गया, अब तो वह लोगों से बातें भी करने लगा। तभी ज्ञान उसे देखकर बोली, ठीक है, अब उसे चुराना बंद करो। फिर वह ज्ञान की ओर देखकर बोली, यार, एक बात हमेशा याद रखना, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, लोगों के पैरों तले जमीन खींच लो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह काम तुम्हारा है। वहीं उसकी गंभीर और इतनी डिप बात सुनकर सभी लोग ध्यान से उसे देखने लगे। जीविका उसे देखते हुए बोली, तुम अपनी उम्र से काफी बड़ी हो, अच्छा है, तुम मैच्योर हो, इन सबको कुछ सीखा पाओगी। यह सुनकर अन्या के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी राधिका उसका हाथ एक्साइटमेंट में हिलाते हुए बोली, चलिए, मैं आपको क्लब दिखाती हूं। इतना बोलकर वह उसे खींचने लगी। जीविका भी उसके साथ जाने लगी, लेकिन ज्ञान और राज उसके साथ नहीं गए। वह दोनों ही रुक उन्हें शूटिंग प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन उन्हें जाता देर ज्ञान के चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे, जैसे वह कुछ खो रहा हो। उसे अनया से अटैचमेंट फील हो रही थी। वह कैसी अटैचमेंट थी, इस बारे में तो ज्ञान को भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं अनया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे ज्ञान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अपना हो। इसीलिए तो जो अनाया अजनबी की ओर दिखती भी नहीं थी, उसने बिना वजह इतनी बातें की और सिख दी। लेकिन जहां तक अनाया को पता था, वह ज्ञान को नहीं जानती थी। उसने अपने पिछले जन्म की यादों पर भी नजर डाली। वह दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उन दोनों का ही एक खास रिश्ता है। बस वह दोनों ही इस बात से अनजान है। वह वक्त रहते हैं हमारे रीडर को भी पता चल जाएगा। चले हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर अनाया चलते हुए लगभग पूरा क्लब देख चुकी थी। वह क्लब बहुत बड़ा था। तभी वह लोग एक आर्ट रूम पहुंचते हैं। आर्ट रूम देखकर अनाया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह तुरंत उस ओर चलती है।
वहीं उसकी मुस्कान देखकर राधिका भी खुश होते हुए बोली, मुझे पता था आपको आर्ट रूम पसंद आएगा। देखिए वहां कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग लगी है। इतना बोलकर वह उसे लेकर वहां जाने लगी। उसके पीछे जीविका भी जा रही थी। वह आर्ट रूम की ओर देखकर बोली, तुम्हें सच में यह जगह पसंद आएगी। यहां पर हर पेंटर की तस्वीर है, सिर्फ एक पेंटर को छोड़कर। यह सुनकर अनाया उसे देखते हुए बोली, कौन सा पेंटर? तभी राधिका किसी छोटे बच्चों की तरह आंखों में तारों जैसे चमक लाते हुए बोली, मेरी फेवरेट पेंटर नाबी। यह सुनकर अनाया उसे देखते हुए बोली, तुम उसे पसंद करती हो? तभी जानवी बोली, पसंद तो हम सब उसे करते हैं, लेकिन उसकी पेंटिंग मिलना इतना भी आसान नहीं है। उसने बहुत कम पेंटिंग्स बनाई है, और जो भी बनाई है वह बस अपनी ही सिलेक्टिव आर्ट गैलरी में रखती है। मेरा बस चले तो मैं उसके सारे पेंटिंग खरीद लूं। इस क्लब में भी उनकी पेंटिंग लाने के लिए कहा गया था, लेकिन यह एक ओपन क्लब है, इसीलिए नाबी ने अपनी पेंटिंग यहां नहीं दी। तभी पास खड़ी हुई राधिका किसी ढाई हार्ड फैन की तरह नॉन स्टॉप चापलूसी करते हुए और नाबी की तारीफें करते हुए बोली, आप जानती हैं अनाया दी वह कितनी अमेजिंग पेंटर है। उसके आगे तो कोई नहीं टिक सकता। उसकी हर पेंटिंग को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे देखते ही रहूं। मैं उसकी हर पेंटिंग को देखने के लिए आर्ट गैलरी जाती हूं। यहां तक कि मैं कई बार तो फॉरेन भी गई उसकी एग्जीबिशन देखने के लिए। इस तरह राधिका पेंटर नाबी की तारीफें करती जा रही थीं। उसकी बातें सुनकर तो अनाया को थोड़ा सा गिल्टी महसूस हो रहा था। आखिरकार किसको अपनी ही इतनी तारीफ सुनना पसंद होगा, वह भी इस तरह से जैसे वह कोई भगवान हो। अनाया उसे रोकते हुए बोली, बस बस चुप हो जाओ। तभी जीविका कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मुझे उसके नाम का मतलब समझ नहीं आ रहा। ऐसा कैसा नाम है नाबी? इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। तभी राधिका किस रूठे हुए बच्चे की तरह उंगली दिखाकर जीविका को बोली, जीविका दी, आप मेरी क्यूट से पेंटर का मजाक नहीं उड़ा सकती। यह बहुत अच्छा नाम है। वैसे भी नाबी नाम में क्या खराबी है? क्या पायल अपनी हरकत से बाज आएगी? और क्या अनाया खुद को सबके सामने एक्सपोज कर देगी आर्ट रूम में? अब तक आपने सुना कि जीविका नाबी नाम का मजाक उड़ाती है और उसे अजीब बताती है। तो अनाया खोई हुई आवाज में बोली, नाबी का मतलब है बटरफ्लाई, यानी कि तितली, जिसका दूसरा मतलब यह भी है कि आसमान में ऊंची उड़ान भरता हुआ परिंदा। यह सुनकर वह दोनों उसे आंखें फाड़े देखने लगे। तभी राधिका बोली, क्या सच में इस वर्ड का इतना गहरा मतलब होता है? अनया बिना भाव के बोली, हां। वो मन ही मन आगे बोली, भला इसका मतलब मुझे बेहतर कौन जान सकता है? पिछले जान की दुख भरी यादों से निकलने के लिए वो पेंटिंग बनाती थी और इसीलिए उसने अपना नाम नाबी रखा था। तभी उनके कानों में एक मजाकिया आवाज पड़ी जिसे सुन वो होश में आई। कोई उसके थोड़े दूर खड़ा होकर बोला, देखो यहां कौन आई है? थर्ड क्लास लड़की। इसे आर्ट और पेंटिंग के बारे में क्या पता होगा? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आने लगे। इस आवाज को सुनकर अनाया को चिड़चिड़ाहट होने लगी, क्योंकि वह इस वक्त उस बददिमाग लड़की से उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी। लेकिन वह अपनी कुछ चमचियों के साथ उसका रास्ता रोककर खड़ी थी। वही उसे देखकर राधिका और जीविका दोनों के ही मुंह बिगड़ जाते हैं। उन दोनों को ही पायल और उसके दोस्त कुछ खास पसंद नहीं थे। हालांकि राधिका और जीविका का इतने बड़े खानदान से आई थी, इसीलिए पायल भी उसकी दोस्त बनना चाहती थी। लेकिन पायल को उन दोनों ने कभी घास नहीं डाली। उसकी एक वजह यह भी थी कि बड़े बड़े खानदानी में और रेपुटेटेड परिवारों में नाजायज औलादों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, खास करके ऐसी औलाद को जो किसी मकसद के तहत पैदा हुई हो। और हर्षवर्धन के चाचा उसी में से एक थे। उसके चाचा की मां ने हर्षवर्धन के दादा को फंसाया था और इसीलिए उसके चाचा के परिवार को भी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। भले ही उनके पीछे रावत लगता था, लेकिन जितना ही बड़ा हर्षवर्धन का रुतबा था, लोग उतनी ही नीचे नजरों से उसके चाचा को देखते थे। और वही हाल पायल का था। पायल और उसकी मां बड़े बड़े खानदान से अच्छे रिश्ते बनाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वह बना नहीं पाती थी। इसीलिए उन लोगों ने देश की सबसे बड़ी 5 फैमिली को छोड़कर जो छोटे छोटे परिवार हैं,
उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाना शुरू कर दिया और उसके साथ खड़ी लड़कियां उन्हीं में से थीं। वही पायल की बात सुनकर और उसे अपना रास्ता रोकता देख अनाया अपना एक आईब्रो उठाकर बोली, तुम्हें क्या चाहिए? हमारा रास्ता रोककर क्यों खड़ी हो? तभी पायल उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, पहले तो तुम बताओ, तुम यहां क्यों आई हो और तुम्हें यहां घुसने किसने दिया? ये सुनकर राधिका दांत पीसते हुए बोली, तुम अनाया दी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। तुमसे तो वह अच्छी है। अगर तुम जैसी लड़की को यहां अंदर आने दिया जा सकता है तो उन्हें क्यों नहीं? यह सुनकर पायल दांत पीसते हुए बोली, तुम इसी थर्ड क्लास लड़की के लिए मुझसे झगड़ रही हो। भूलो मत, तुम प्रेस्टीजियस बंसल खानदान से आती हो। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, न कि यह बाहर वाली लड़की का। वहीं उसकी बात सुनकर तो राधिका का पारा हाय हो गया। तभी जीविका उसे शांत करते हुए बोली, शांत रहो राधिका। फिर वह पायल को घूरते हुए बोली, हद से आगे मत बोलो पायल, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जीविका को बोल करता देख। पायल भी थोड़ी शांत हो गई, क्योंकि वह राधिका की तरह जीविका की इंसल्ट नहीं कर सकती थी। राधिका उम्र में छोटी थी, भले ही वह बंसल खानदान की प्रिंसेस थी, लेकिन अभी उसने इतनी प्राइड नहीं थी। वह भी एक टीनेजर थी, इसीलिए वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। और वह जानती थी कि उसे चुगली करने की आदत नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी बहुत चीज राधिका के साथ कर सकती है। लेकिन जीविका की बात अलग थी। एक तो जीविका थी खुराना खानदान की प्रेस्टीजियस बेटी, और वह उम्र में उसे बड़ी भी थी। उतना ही नहीं, वह खुद एक नामी डिजाइनर ब्रांड की ओनर थी। इसीलिए वह थोड़ा डरती हुए बोली, जीविका तुम गलत समझ रही हो। तभी जीविका उसे अपने 2 उंगली दिखाते हुए बोली, मिस खुराना, तुम्हारे लिए मैं मिस खुराना हूं। जीविका सिर्फ मैं अपने दोस्त और परिवार के लिए हूं। यह सुनकर पायल को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई, लेकिन वह जीविका से उलझ नहीं सकती थी और वह जानती थी कि जब तक अनाया जीविका के साथ है वह उसे बहस नहीं कर पाएगी। इसीलिए वह मुंह बिगाड़कर आगे जाते हुए दांत पीसकर बोली, इस बार तुम बच गई, लेकिन हर बार नहीं बच पाएगी। तुम एक ना एक दिन तो मेरी पकड़ में आओगी। इतना बोलकर वह अपनी चमचियों के साथ चली गई। उसके जाते ही राधिका मुंह बिगाड़कर बोली, दीदी, आपको तो इसे सबक सिखाना चाहिए था। यह कितनी बदतमीज है। अनाया उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ। जब गीदड़ की मौत आती है तो कुछ ज्यादा ही तड़पता है। इसके भी बहुत जल्द पर काटेंगे। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन हमारी भोली भाली राधिका उसकी बातों का मतलब नहीं समझी और वह आगे बढ़ गई। क्या राधिका समझे कि अनाया की चाल, और क्या पायल मानेगी हार? 8 रूम में अब तक आपने सुना कि पायल अनाया की इंसल्ट करने के लिए वहां आई थी, लेकिन जीविका की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाती। तभी वह लोग वहां के सबसे वीआईपी एरिया में चले जाते हैं, जहां पर कुछ खास तरह के कैनवास रखे हुए थे। उन्हें देखते हुए उसकी बात सुनकर राधिका और जीविका दोनों ही उसे देखते हुए एक साथ बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अनाया होश में आते हुए बोली, वह कैनवस तुम्हें दिख रहा है जो कांच की फ्रेम में रखा गया है? जीविका उस कैनवास को देखते हुए बोली, हां बिल्कुल, लेकिन उसमें क्या खास है? वह बस एक खाली कैनवस है। पता नहीं यहां क्यों रखा गया है। हमने तो इसे कई बार देखा है, और मैंने तो सुना था यहां लगाने के लिए कोई पेंटिंग खोज रहे हैं और इसे हटाने की तैयारी हो रही है। अनाया उसे देखते हुए बोली, वह कोई खाली कैनवस नहीं है, वो बहुत कीमती है। वह तकरीबन 150 साल पुराना कैनवस है। जब बहुत मुश्किल से कागज की बनावट शुरू हुई थी, बहुत कम लोग जानते थे कि कागज जैसी चीज भी कोई दुनिया में एग्जिस्ट करती है। वह तब का कैनवस है। उसकी बनावट में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई थी वह खास तरह के जंगल की एक जड़ी बूटी वाली लकड़ी है, जिसके अंदर अपनी खुद की यूनिक फ्रेग्रेंस है। हालांकि उस फ्रेग्रेंस को बाहर लाने के लिए आपको खास तरह की केमिकल की जरूरत है। यह अनमोल खजाना है। जो भी इंसान इस कैनवास पर पेंटिंग बनाएगा, उसे पेंटिंग की कीमत आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो प्राइसलेस चीज होगी और उसे इंसान का नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि यह कैनवस सच में उतना कीमती है। वही यह सुनकर तो उन दोनों की आंखें
फटी की फटी रह गईं। उन दोनों को ही नहीं पता था कि सच में उस मामूली से फ्रेम में पड़े कैनवस की इतनी बड़ी हिस्ट्री होगी। तभी जीविका उसे देखते हुए बोले, तुम्हें कैसे पता अनाया इस बारे में? अनाया उसे देखते हुए बोली, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। फिर वह अपनी आंखों में चमक लाते हुए उसे बोली, क्या मैं इसे खरीद सकती हूं? जीविका भी कुछ सोचते हुए बोली, वैसे तो यहां रखी हुई चीजें लोग खरीद सकते हैं, लेकिन वही लोग जो यहां के मेंबर होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी रखते हो। अनाया उस कैनवास को देखते हुए बोली, इसका इंचार्ज कौन है? बुलाओ, मुझे यह कैनवास खरीदना है। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे भी यह चाहिए। यह सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पायल खड़ी थी और उसने सुन लिया था कि अनाया ने क्या कहा था। हालांकि उसने पूरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन उसने यह सुन लिया था कि अनाया को वह कैनवस चाहिए था और उसे यह अच्छा मौका लगा था अनाया को नीचा दिखाने के लिए। इसीलिए वह पेंटिंग का भी ना पता होने की बावजूद भी वह कैनवस खरीदने के लिए तैयार हो गई। वहीं उसे देखकर बाकी के लोगों का मुंह बिगड़ गया। तभी वहां का इंचार्ज आता है। वह जाकर सबको ग्रिट करता है। तभी राधिका पायल के बोलने से पहले बोली, मिस्टर, हमें यह कैनवस चाहिए, इसकी क्या प्राइस है? तभी पायल थोड़ा गुस्से में बोली, मैंने पहले ही कहा कि मैं इसे खरीद रही हूं, तो बकवास करना बंद करो, मुझे यह चाहिए। तभी राधिका उससे बहस करते हुए बोली, बकवास तुम कर रही हो। जब अनाया दी ने कहा कि उसे यह कैनवस चाहिए, तो तुमने भी यही कहा कि तुम्हें भी यह चाहिए, जबकि तुम इतने वक्त से यहां आ रही हो, लेकिन आज तक तुमने कभी इसे खरीदने के बारे में नहीं सोचा। क्या मैं जान सकती हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वही उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी इस बारे में सोचने लगे। तभी पायल घमंड से बोली, यह मेरा प्रॉब्लम है, और वैसे भी तुम्हारे पास करीब फटीचर लड़की की इतनी औकात नहीं है कि वह यह कैनवस खरीद सके। यह सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान लिए हुए पायल को घूरते हुए बोली, मेरी औकात यहां खड़े लोगों में सबसे ज्यादा तुम्हें ही पता है कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। तभी पायल उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोली, हां, मुझे पता है कि तुम क्या कर सकती हो, लेकिन सच में तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। तभी वह इंचार्ज बोला, पायल मैडम, आप यहां पर झगड़ा मत करें। फिर वह अनाया की ओर देखकर थोड़ा रूखे स्वर में पूछता है, और आप कौन हैं? और आप अंदर कैसे आई? मैं तो आपके यहां पहले कभी नहीं देखा। दरअसल वह इंचार्ज पायल को जानता था। वह अक्सर यहां आया करती थी। हालांकि उसे यहां की मेंबरशिप नहीं मिली थी, लेकिन वह फिर भी किसी न किसी बहाने से यहां आया करती थी और उसे पता था कि वह रावत खानदान की पोती है। इसीलिए वह उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था। उसके आसपास खड़ी लड़कियां भी उसी की तरह अच्छा स्टेटस रखती थीं, लेकिन उससे लड़ाई को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसकी बेइज्जती कर रहा था। वही यह देखकर राधिका को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वह उस इंचार्ज को घूरने लगी। तभी पायल उस इंचार्ज की ओर देखकर बोली, मुझे यह कैनवस चाहिए, चाहे जो भी कीमत हो, तुम लगा सकते हो। क्या पायल वो कैनवास खरीदकर अनया को नीचा दिखाएगी? और इन सब के बाद क्या अनाया माफ करेगी पायल को? आर्ट रूम में अब तक आपने सुना कि पायल अनाया से बहस करती है और उसे वो कैनवास को मुंह मांगी कीमत ऑफर करती है। तभी अनाया भी घमंड से बोली, मैं भी इसकी मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह चाहिए। यह सुनकर वह इंचार्ज अनाया को नीची नजरों से देखते हुए बोला, बकवास बंद करो, तुम रावत खानदान का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर वह पायल की ओर देखकर बोला, ठीक है मैडम, मैं इस पैक कर देता हूं। तभी वहां पर एक गुस्सैल आवाज आई, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे यह कैनवस इसे दे सकते हो। दरअसल वहां पर राज और ज्ञान खड़े थे। उनको वहां देखकर वह इंचार्ज थोड़ा डर गया, लेकिन पायल उन सबको देखते हुए बोली, यह मेरे और इस लड़की के बीच की बात है। तुम लोग बीच में मत पढ़ो। वैसे भी रावत खानदान और खुराना खानदान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, इसीलिए बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यह बात पायल ने कुछ ऐसे कही थी जैसे वो उसे परिवार के नाम पर धमका रही हो। वही यह सुनकर राज उसे घूरते हुए बोला, हां, यह तो सच है
कि हमारे संबंध रावत खानदान के साथ अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ हर्ष भाई के साथ। लेकिन हमारा तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, और जिसकी तुम इंसल्ट कर रही हो वह हमारी दोस्त है। यह सुनकर पायल के पास खड़ी एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, लगता है खुराना खानदान की यंग मास्टर की चॉइस काफी नीचे गिर चुकी है, जो ऐसी थर्ड क्लास लड़की को अपने साथ लेकर घूम रहा है। क्योंकि वह लड़की राज को पसंद करती थी, इसीलिए उसे पसंद नहीं आया कि वह अनाया का साथ दे रहा है। तभी ज्ञान अपने खतरनाक अंदाज में बोला, बकवास बंद करो। ज्ञान का गुस्सा देखकर एक पल के लिए वह लड़कियां डर गईं, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए दूसरी लड़की बोली, क्या जिंदल खानदान की चॉइस भी इतनी नीचे गिर चुकी है? वैसे भी यह एक मामूली सी लड़की है, उसके लिए हम इतने बड़े परिवार के बच्चे क्यों झगड़ रहे हैं? निकालो इसे यहां से बाहर, इसकी कोई औकात नहीं है। अब तो राधिका से रहा नहीं गया, वह दांत पीसते हुए बोली, तुम मेरी दी की इंसल्ट नहीं कर सकते। जानवी भी थोड़े कड़क लहजे में बोली, क्या तुम लोग सच में खुराना खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो? वही इतने बड़े खानदान के बच्चों को अनाया के साथ खड़ा देखकर एक पल के लिए वह इंचार्ज भी डर गया, लेकिन फिर पायल की अगली बात सुनकर उसके अंदर और हिम्मत बढ़ गई। पायल उन सबको देखते हुए बोली, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे खानदान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और वैसे भी एक मामूली सी लड़की के लिए हमारे परिवार आपस में नहीं झगड़ सकते। तभी वह इंचार्ज भी बोला, वैसे भी इसके पास कोई एंट्री कार्ड नहीं है, और वह ऐसे ही बिना परमिशन के अंदर घुस आई है। तभी जीविका कड़क लहजे में बोली, तुम्हारा यही फैसला है तो बुलाओ इस क्लब के मैनेजर को, मैं भी सुनूं कि उसका क्या फैसला है। यह सुनकर वह इंचार्ज थोड़ा सा डर गया, लेकिन वह आगे बोला, हमारे मैनेजर इतने फ्री नहीं हैं कि जो ऐसे ही यहां आ जाए। तभी बाहर गेट से कड़क आवाज आई, क्या हो रहा है? यहां ये कोई और नहीं, इसी क्लब का मैनेजर था जिसे राज ने बुलवाया था। वह अंदर आते हुए बोला कि मैडम कहिए क्या बात है? तभी जीविका थोड़े रूखे स्वर में बोली, कुछ खास नहीं, यहां का इंचार्ज हमें नीचा दिखा रहा था, तो मैंने बोला कि वह आपको बुला लो, लेकिन इसके तेवर तो कुछ ज्यादा ही हाय है। यह सुनकर मैनेजर डर गया, क्योंकि वह इतने बड़े खानदान से पंगा नहीं ले सकता था। वह उस इंचार्ज को गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम फायर होते हो, कल से तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, निकल जा यहां से। यह देखकर तो पायल का खून खौल गया, क्योंकि जीविका के कुछ लफ्ज ही उसे इंचार्ज को वहां से निकालने के लिए काफी थे। वह दांत पीसते हुए उस मैनेजर से बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे वह कैनवस चाहिए। क्या आप सच में रावत खानदान से पंगा लेना चाहते हैं? यह देखकर जिसके साथ उस लड़की की बहस हो रही है वह रावत खानदान की बेटी है। मैनेजर एक पल के लिए तो डर गया। वह सामने खड़ी लड़की से माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा मैडम, अगर आप चाहे तो आप यहां से कुछ और भी खरीद सकती हैं, यह कैनवस इन्हें लेने दे। यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि वह समझ गई कि वह रावत खानदान से डर गई है। तभी राधिका, जो अपने बचपन के लिए मशहूर थी, वह गुस्से में अपनी छोटी छोटी आंखें और छोटी करते हुए नाक फुलाकर बोली, मिस्टर मैनेजर, आप इस तरह से अनाया दी की इंसल्ट नहीं कर सकते। क्या हुआ कि वह रावत खानदान से है, तो अब तो यह कैनवस मुझे चाहिए। मैं भी देखती हूं कि आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं। यह सुनकर तो मैनेजर डर के कांपने लगा, क्योंकि सबको पता था कि बंसल खानदान अपनी नन्ही सी राजकुमारी से कितना प्यार करते हैं। दरअसल बंसल खानदान में कई वीडियो के बाद एक बेटी का जन्म हुआ था, इसीलिए राधिका को किसी फेरी टेल प्रिंसेस की तरह बड़ा किया जा रहा था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था। यह सोच वह मैनेजर और डर गया। क्या अनाया को वो कैनवास मिलेंगे? और क्यों चाहिए उसे वो कैनवास? और क्या पायल का चैप्टर होगा क्लोज? आर्ट रूम में अब तक आपने सुना कि राधिका गुस्से में कैनवस को खरीदने के लिए तैयार हो गई, और पायल को भी वही कैनवस चाहिए था। इसलिए मैनेजर काफी परेशान हो चुका था। वह उन दोनों से सर झुकाकर माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही कैनवस है और आप इस तरह से झगड़ा करके इसे हासिल नहीं कर सकते। फिर वो मैनेजर लाचार नजरों से देखकर आगे बोला, सर मैं जानता हूं कि रावत खानदान की पावर ज्यादा है,
और उसी तरह बंसल खानदान की पावर भी ज्यादा है। लेकिन आप मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। तभी राधिका थोड़े गुस्से में बोल पड़ी। तो आप क्या चाहते हैं कि हम आपकी बात मानकर इसे पायल को दे दें? इतना ही नहीं, जीवित दी और ज्ञान भी हमारे साथ है, तो आपको हमारा ही साथ देना होगा। यह सुनकर वह मैनेजर और डर गया और अपना सर परेशानी में हिलाते हुए बोला, मिस राधिका। इतना बोलकर वह आगे कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि बाकी के लोग उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वहीं उसकी परेशानी देख अनाया को उस पर दया आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि वह बस अपना काम कर रहा है। तभी अनाया राधिका के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करके बोली, तुम शांत रहो, आगे से मैं देख लूंगी। फिर वह मैनेजर की ओर देखकर बोली, तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैं देख लूंगी। फिर वह अपने खतरनाक ओरा के साथ पायल की ओर घूरते हुए बोली, ठीक है, तुम्हें यह कैनवस चाहिए और मुझे भी चाहिए, तो एक अच्छी डील करते हैं। मैंने सुना है कि इस क्लब में पेंटर नाबी की एक भी पेंटिंग नहीं है, और यह क्लब कई सालों से उस पेंटर की एक पेंटिंग यहां लगवाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग अनाया को अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि उस पेंटर से यहां की बहस का कोई तालमेल नहीं था। पायल फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, क्या कहना चाहती हो? उस पेंटर का मुझसे क्या लेना देना? मुझे तो यह कैनवस चाहिए। भीड़ में भी खुसर फुसर होने लगी कि यह ऐसी बातें क्यों कर रही है। तभी अनाया उसके पास जाकर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, मैं अपनी बात पर ही आ रही हूं, तुम पहले पूरी बात तो सुन लो। तो मैं यह कह रही थी कि इस क्लब को उस पेंटर की एक पेंटिंग चाहिए, और अगर यह कैनवस यहां से हट गया तो वहां लगाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो ठीक है, हम मैनेजर की दुविधा मिटा देते हैं। हम दोनों में से जो भी पेंटर नाबी की एक पेंटिंग यहां लगाने के लिए अभी मंगवा सकता है, यह कैनवस उसका होगा। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग आंखें फाड़े अनाया को देखने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी, यहां खड़े चारों खानदान के बच्चों के पास वह काबिलियत नहीं थी कि वह पेंटर नाबी की पेंटिंग यहां लगा सके। हां, यह बात अलग थी कि अगर हर्षवर्धन या फिर इस खानदान के एल्डर्स इस मामले में होते तो वह यह पेंटिंग जरूर ला पाते। लेकिन यहां खड़े इन बच्चों की वह काबिलियत नहीं थी, ना ही पायल की इतनी औकात थी कि वह पेंटर नाबी की पेंटिंग खरीद सके। लेकिन पायल का आर्ट से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। उसके हिसाब से आर्टिस्ट काफी छोटे मोटे होते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक बड़े खानदान में पैदा होने के बाद भी उसे आर्ट की कदर नहीं थी। हां, उस महंगे डायमंड और महंगी ज्वेलरी की कीमत होती थी। उसे बस दिखावा करने से मतलब होता था। जैसे कहा जाता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस तरह से पायल कहने को अमीर खानदान की राजकुमारी थी, लेकिन वह अपनी मां की तरह ही पिछड़े सोच की थी, और उसे एलिट खानदान के तौर तरीकों से कोई लेना देना नहीं था। तो वह पेंटर नाबी को नहीं जानती थी। इसीलिए वह घमंड से अनाया की ओर देखकर बोली, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, यह काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगी। वहीं उसकी बात सुनकर उसके आसपास खड़ी उसकी चमचियां आंखें फाड़े उसे देखने लगी, क्योंकि वह सब कोई बेवकूफ नहीं थी। वह लोग अच्छे खासे अमीर खानदान से आई थी, और उनके परिवार के लोग उसे बचपन से ही अलग अलग ट्रेनिंग देते थे, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग, यहां तक कि हर तरह के आर्ट की भी उन्हें अच्छी खासी पहचान थी, ताकि बड़ी सोसाइटी में उनके बच्चे उठने बैठने लायक बने। और वह लोग उस पेंटर को जानते थे। उसके पास खड़ी एक लड़की उसे रोकते हुए बोली, क्या कर रही हो पायल, तुम उसकी पेंटिंग नहीं ला सकती। यह सुनकर पायल घमंड से बोली, क्या कह रही हो? बस एक छोटी मोटी सी पेंटर की पेंटिंग ही तो चाहिए। उस पेंटर की रावत खानदान के सामने क्या औकात, वो तो मैं सिर्फ एक फोन से मंगवा दूंगी। यह सुनकर अनाया एक आईब्रो उठाते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं कि अगले आधे घंटे में पेंटिंग कौन लापता है, उसी का यह कैनवस होगा। वही जीविका, राधिका, ज्ञान और राज भी परेशान थे, क्योंकि अनाया ने बात ही ऐसी की थी। लेकिन वह लोग हर हाल में अनाया के साथ थे। अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वह अपने घर के बड़ों से भी मदद ले सकते थे। क्या पायल लगाएगी यह शर्त? और क्या नतीजा होगा इस शर्त का?
क्या अनाया इस बार पायल को मजा सिखाएगी? आर्ट रूम में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया पायल को सबक सिखाने के लिए शर्त लगती है। विश्वविख्यात पेंटर नाबी की पेंटिंग लाने के लिए आई। तो पायल भी घमंड से बोली, ठीक है, आधे घंटे बाद यही मिलते हैं। तब पता चल जाएगा कि वो कैनवस किसका होगा। और अगर तुम हारी तो तुम मेरे पैरों में कदमों में झुक कर बोलोगी कि मेरी गलती है, आगे से मैं आपसे नहीं टकराऊंगी, आप प्लीज में मुझे माफ करे। यह सुन सामने खड़े सभी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि अनाया यह करे। उनके हिसाब से पायल अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही थी। सबके सामने अनाया की बेइज्जती करवाना चाहती थी, और उनमें से हर कोई अनाया के लिए कुछ ही वक्त में काफी प्रोटेक्टिव हो गया था। अभी वह कुछ बोलते उससे पहले ही उन लोगों के कान में एक ठंडी मगर दिल दहला देने वाली आवाज आई, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन यही शर्त तुम पर भी लागू होती है। अगर मैं जीती तो तुम्हें भी घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि तुम एक घटिया लड़की हो जो हर किसी के साथ बिना वजह उलझती हो। यह सुनकर तो पायल का खून खोल गया, लेकिन वह जानती थी कि वही जीतेगी। वह तो बस कुछ ही मिनट में वह पेंटिंग यहां ला देगी। यह बात अनाया भी जानती थी कि कुछ घंटे के लिए कहीं से पेंटिंग जबरदस्ती यहां लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए वह एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, जबकि इनकी प्राइस इतनी ज्यादा है, हम दोनों में से किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर रखनी है, तो प्राइस भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। यह सुनकर पायल उसे छोटी आंखें करके घूरते हुए बोली, मतलब क्या है? अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ इधर उधर देखते हुए बोली, सबको पता है कि पेंटर नाबी की पेंटिंग कोई ऐसे ही नहीं रख सकता। हम भले ही यहां पेंटिंग कहीं से भी लाकर रख दें, लेकिन कुछ ही घंटे में पेंटर नाबी की तरफ से इस क्लब को एक कानूनी नोटिस मिल जाएगी और उसे जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से उसकी पेंटिंग यहां रख रहा है। यह सुनकर उस क्लब का मैनेजर भी एक पल के लिए डर गया। उसने ऐसा कुछ सुना तो था। वहां खड़े लोग भी थोड़े आश्चर्य में आ गए, क्योंकि इस बारे में उन लोगों ने भी सुना था। तो अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, इसका मतलब है कि तुम जो भी पेंटिंग यहां लाओगी उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी लाओगी कि पेंटर नाबी ने खुद उस पेंटिंग को इस क्लब के लिए इशू किया है, जिसमें इस क्लब का नाम, पेंटर नाबी की सिग्नेचर और इंटरनेशनल आर्ट संगठन का लोगो होगा, जो उसकी सिग्नेचर है कि यही पेंटर नाबी की तस्वीर है। यह सुनकर तो पायल का गुस्सा और बढ़ गया। वह जानती थी कि जानबूझकर अनाया इन सबको मुश्किल बना रही है, लेकिन वह भी जानती थी कि अगर वह नहीं कर सकती तो अनाया भी नहीं कर सकती। इसीलिए वह बोली, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, फिर भी मैं ही जीतूंगी, देखते जाओ। इतना बोलकर वह अपनी चमचियों के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही मैनेजर भी वहां से चला गया। तभी राधिका परेशान होकर उसका हाथ पकड़कर नम आंखों से बोली, अनाया दी, आपने यह क्या किया? आप जानती हैं कि यह कितना मुश्किल है। उस पेंटिंग को हम में से कोई नहीं ला पाएगा। तभी अनाया कुछ बोलती उससे पहले ही वहां खड़े दोनों लड़के खुद को हिम्मत देते हुए बोले, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। चलिए हम अपने कांटेक्ट में कॉल करते हैं और पता करते हैं कि किसी के पास उस पेंटर की पेंटिंग है। यह सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेती है कि उसके सामने खड़े लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यह देख उसे खुशी हो रही थी, क्योंकि उसने पिछले जन्म में बस धोखेबाज लोग ही देखे थे। कोई उसका सच्चा दोस्त नहीं था जो बिना वजह उसका साइड ले, बस उसे नीचा दिखाने के लिए और मुंह पर मियां मिट्ठू बनने के लिए ही लोग उसका साथ देते थे। उसे याद था कि पिछले जन्म में एक बार स्कूल में उसके काफी कम मार्क्स आए थे। तब जानवी ने उसके मॉम डैड के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए यह कहा था कि उसमें दीदी की गलती नहीं है, दीदी बस थोड़े वक्त के लिए भटक गई थी। आप चिंता मत कीजिए, वह अगली बार बहुत अच्छे मार्क्स लाएगी। उनका ध्यान इस बार पढ़ाई से हटकर विशाल पर चला गया था। उसमें दीदी की कोई दलाई नहीं है, लेकिन बात उससे उलट थी, क्योंकि उसे बार वह बहुत ज्यादा बीमार थी और उस किताब खोलने का भी वक्त ही नहीं मिला था।
इसीलिए उसके कम मार्क्स आए थे। उसकी बात सुनने की बजाय उसके पेरेंट्स ने जानवी की बात सुनकर उसे कितना सुनाया था। वह अपने ख्यालों से बाहर आती है और काफी इमोशनल नजरों से वहां खड़े लोगों को देखते हुए बोली, तुम लोग चिंता मत करो, पेंटिंग्स का इंतजार मैं खुद कर लूंगी। तब तक के लिए चलो, हम कैंटीन में जाते हैं। यह सुनकर सभी अविश्वास से इसे देखते हैं, जैसे उसकी बातों पर उसे यकीन न हो। क्या अनाया जीतेगी शर्त? क्या पायल के सामने कुचला जाएगा अनाया का स्वाभिमान? क्लब में अब तक आपने देखा कि पायल और अनाया के बीच शर्त लग जाती है कि पेंटर नाबी की पेंटिंग सबसे पहले कौन लाएगा। शर्त लगाने के बाद पायल सीधे ही वहां से बाहर जाती है। उसकी चमचियां भी उसके साथ साथ उसके पीछे ही जा रही थीं। हालांकि वह उनसे थोड़ी दूर थी, क्योंकि वह लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। पायल पहले किसी को फोन करती है। यह एक बिजनेस टाइकून था। हालांकि उसका छोटा मोटा नाम था और इंडस्ट्री में उसकी अच्छी खासी पहचान थी, लेकिन यह एक किस्म का अय्याश आदमी था जिसे लड़कियों का बहुत शौक था। पायल भी उसके साथ काफी अच्छे रिलेशन रखती थी। वह उसे फोन करके बोली, मुझे एक पेंटिंग चाहिए। सामने से एक फ्लटी आवाज आई, क्या बात है पायल बेबी, तुमने काफी लंबे वक्त के बाद मुझे याद किया। तभी पायल थोड़े गुस्से में बोली, मैंने जो कहा वह तुमने सुना? सामने से वह आदमी कुटिल मुस्कान के साथ बोला, मैंने सुन लिया, लेकिन तुम तो जानती हो हर चीज की कीमत होती है। पायल बोली, बताओ क्या कीमत है? वह आदमी एक गहरी सांस लेकर किसी मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, पहले यह बताओ कि चीज क्या है, उस हिसाब से तुम्हें दाम बताऊंगा। पायल एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, मुझे एक मामूली सी पेंटर की पेंटिंग चाहिए। यह सुनकर वह आदमी बोला, ठीक है, मैं अरेंज कर दूंगा। बताओ तुम्हें किसकी पेंटिंग चाहिए? तो पायल बेफिक्री से बोली, किसी नाबी नाम की पेंटर है, उसकी मुझे पेंटिंग चाहिए। यह सुनकर वह आदमी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सीरियस आवाज में बोला, तुम्हें पेंटर नाबी की पेंटिंग चाहिए? उस आदमी की सीरियस और कड़क आवाज सुनकर पायल उसे बेफिक्री से बोली, हां, उसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? मुझे सिर्फ पेंटिंग ही चाहिए। तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? वह आदमी उसे दांत पीसते हुए बोला, बकवास बंद करो। तुम जिस पेंटर का नाम ले रही हो, उसकी पेंटिंग खरीदने की औकात इस कंट्री में बहुत कम लोगों के पास है, और वह पेंटिंग तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल सकती। पहले रिसर्च कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए, और अगर यही चाहिए तो मुझे फोन मत करना। इतना बोलकर वह फोन काट देता है और अपने पास बैठी हुई लड़की को अपनी गोद में खींचते हुए बोला, आजकल की लड़कियां सच में बेवकूफ होती हैं। उसे पता ही नहीं होता कि वह क्या मांग रही है। वहीं उसकी गोद में जो लड़की बैठी थी, वह उसके होठों को चूमते हुए बोली, रिलैक्स डार्लिंग, दूसरों पर क्यों ध्यान दे रहे हो, मुझ पर ध्यान दो। इतना बोलकर वो दोनों अपने में गुम हो गए। दूसरी ओर पायल फोन काटने से आग बबूला हो रही थी। वह हार नहीं मान सकती थी। वह तुरंत पीछे मुड़कर अपने दोस्तों से बोली, क्या तुम लोगों के पास पेंटिंग है? उसके दोस्त उसे गुस्से में घूरते हुए बोले, हमने तो पहले ही मना किया था, शर्त मत लगाओ, लेकिन तुम्हें ही चीड़ मची थी। अब तुम ही अरेंजमेंट करो, क्योंकि हमारे परिवारों के पास इतनी पावर नहीं है कि वह इतने बड़े पेंटर की पेंटिंग रखें, और होगी तो भी परिवार के हेड के पास, हम वो नहीं ला सकते। यह सुनकर पायल गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुम लोग किसी काम के नहीं। इतना बोलकर वह वापस अपने फोन में देखती है और किसी मिस्टीरियस इंसान को फोन करती है। फोन पर एक रोबदार आवाज आई, बोलो क्यों फोन किया है? पायल थोड़ी परेशान होकर बोली, मुझे ब्लैक मार्केट से कुछ चाहिए, इसीलिए फोन किया। दरअसल पायल काले धंधे करे वाले लोगों से भी जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो ब्लैक मार्केट के बारे में जानती थी। वह आदमी बोला, तुम्हें पता है, यहां पर हर चीज की दुगनी कीमत लगती है। पायल बोली, ठीक है, तुम जो कीमत मांगोगे वह मिलेगी, लेकिन मुझे वह चीज आधे घंटे से पहले चाहिए। वह आदमी बोला, बताओ क्या चाहिए? तो पायल बोली, मुझे पेंटर नाबी की एक पेंटिंग चाहिए। यह सुनकर वह आदमी पायल पर हंसने लगा।
उसकी हंसी सुनकर पायल उसे गुस्से में पूछती है, हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक नहीं सुनाया। मुझे वह पेंटिंग चाहिए, आधे घंटे में। वह आदमी बोला, इसीलिए तो तुम पर हंस रहा हूं। मानता हूं कि इस काली दुनिया में सब कुछ मिलता है, बस हर चीज की कीमत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर वक्त की कोई पाबंदी नहीं। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें कम से कम 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये पेंटिंग ब्लैक मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, दूसरा हम उसकी हाई प्राइस लगाकर ब्लैक मार्केट में रखेंगे ताकि कोई अपने पास जो इस पेंटर की पेंटिंग पड़ी होगी उसे बेचेगा, और तब हम उसे खरीद पाएंगे। और इस पेंटर की पेंटिंग इस कंट्री में बहुत कम है, यानी कि उसे हमें फॉरेन से एक्सपोर्ट करना होगा, वह भी इलीगल तरीके से। तो जाहिर सी बात है, वह तुम्हें आधे घंटे में नहीं मिल सकती। यह सुनकर पायल दांत पीसते हुए बोली, तो मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ आधे घंटे में चाहिए। अगर हो सके तो मुझे फोन करना। इतना बोलकर वह फोन रख देती है। वह फ्रस्ट्रेशन से पागल हो चुकी थी। वह किसी भी हालत में अनाया की पैरों में नहीं गिरने वाली थी। वह दांत पीस कर बोली, अनाया, मैं तुम्हारे पैरों में तो कभी नहीं गिरूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी उसे याद आता है कि उसकी मां उसके लिए हर चीज का बंदोबस्त कर सकती है। वह तुरंत उसे फोन करती है। उसकी मां, जो रावत खानदान के पुराने मेंशन में रॉब से सोफे पर बैठी थी और नौकरों को ऑर्डर दे रही थी, वह अपना फोन देखती हैं और अपनी लाडली बेटी का फोन देखकर फोन उठाकर बोली, क्या बात है पायल, तुमने अभी फोन किया? पायल परेशान आवाज में बोली, वह मुझे आपकी मदद चाहिए। अपनी बेटी को परेशान देखकर वह तुरंत पूछती है, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या पायल की मां कर पाएगी पायल की मदद? और क्या पायल ला पाएगी अनाया को अपने घुटनों पर? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।